नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो गया है खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सोनभद्र से बड़ी खबर आई है और उसी से शुरुआत करेंगे। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। 164 अवैध मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर की गई है। एनसीएल खड़िया परियोजना के भूमि पर हुए 21 अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। एनटीपीसी परियोजना के भूमि पर 143 अवैध अतिक्रमण किए गए थे, उस पर आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। उप जिलाधिकारी समेत एक क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण लंबे समय से यहां पर किया गया था। बार बार इसको लेकर नोटिस जारी किया गया, लेकिन जब अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया उसके बाद मजबूरन आज प्रशासनिक अमले को मौके पर पहुंचकर इस कार्रवाई को अंजाम देना पड़ा है। यहां आपको यह भी बता दें कि एनसीएल खड़िया परियोजना की जमीन पर 21 अवैध अतिक्रमण किए गए थे और उन्हीं पर आज ये कार्रवाई देखने को मिली है। इसके अलावा एनटीपीसी परियोजना की भूमि पर 143 अवैध अतिक्रमण हुए थे। यहां पर भी आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। उप जिलाधिकारी समेत एक क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और मैनपुरी में भी बाबा का बुलडोजर गरजा है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। एसडीएम सदर ने बताया है कि बीते 19 जून को मुनादी करवाकर अतिक्रमणकारियों को जानकारी दी गई थी। सड़क की सरकारी हद में बने मकानों और इसके साथ ही दुकानों पर लाल निशान लगाकर सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किया गया था, चेतावनी दी गई थी, जिसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण को खुद ही हटा लिया। जिन्होंने नहीं हटाया उनके अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। शहर के सिरसागंज रोड पर स्थित नगला दौलत में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है, जैसा कि आप एक्सक्लूसिव तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं। शासन की मंशा के जहाँ जहाँ रोडों पे अवैध अतिक्रमण हम लोग ये ड्राइव चल रही है। ये जो है ये एक सिरसागंज रोड है, इसको हम लोगों ने 19 तारीख। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में जारी युद्ध और उससे जुड़े अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान यूक्रेन के आसपास की स्थिति और वैगनार मुद्दों पर भी बातचीत हुई। दोनों ने इन्हें कैसे हल किया जाए इस पर चर्चा की। और वहीं मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की आहट शुरू हो गई है और पीएम मोदी ने 3 जुलाई को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई। वैसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मंत्रिपरिषद की मीटिंग के बाद कैबिनेट में फेरबदल को अमली जामा पहनाया जा सकता है। मौजूदा लोकसभा के कार्यकाल में भी करीब 1 साल का वक्त बचा हुआ है। वैसे में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मोदी कैबिनेट का ये आखिरी फेरबदल हो सकता है और इस बार मोदी कैबिनेट में बड़े बदलाव की संभावना व्यक्त की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से कई नए मंत्री बनाए जाएंगे तो कई की छुट्टी भी हो जाएगी। खबर तो ये भी है कि मोदी सरकार के साथ साथ बीजेपी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संगठन में भी परिवर्तन करने की कोशिश करेगी और पिछले 1 महीने से बीजेपी संगठन स्तर में कई दौर की बातचीत गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई है और इसके बाद माना जा रहा है कि मोदी सरकार में फेरबदल किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ बीजेपी संगठन में भी बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष और संघ के कई पदाधिकारियों ने लगभग 1 महीने तक होमवर्क किया और कई मैराथन बैठक किए। इस बैठक के बाद संगठन और सरकार में बदलाव की रूपरेखा और पूर्ण जो तैयारी है वो की गई। उत्तर प्रदेश से भी कई लोगों को सरकार में अवसर दिया जा सकता है। साथ ही साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से कई नेताओं को तवज्जो दी जा सकती है। कैंसन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जिला संगठन, क्षेत्रीय टीमें और संगठन में बदलाव किए जाएंगे।
भूपेन्द्र चौधरी ने यह भी कहा कि बीजेपी संगठन में जुलाई में बदलाव होगा। भूपेन्द्र चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, जनता विपक्ष के बहकावे में आने वाली है नहीं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट पर कहा कि पीएम मोदी ने मुस्लिमों की पिछड़ी हालत पर चिंता जताई है। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार का रेस्पॉन्स और प्रदेश की जनता का माननीय मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सारी सीटें जीतेगी। लोकसभा की 80 सीटों का जो संकल्प है, मुझे विश्वास है प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद मिलेगा। पार्टी का हमारी एजेंडा है गरीब कल्याण, तो हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और ये जवाब तो उन लोगों को देना चाहिए जो लोग गरीबी हटाओ का नारा देते थे, लंबे समय तक सरकार में रहे, उन्हें जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सबके जो भी अपेक्षाएं हैं सरकार से या हमारा जो कमिटमेंट है अंत्योदय का, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। संगठन का कार्यकाल जून 2024 तक केंद्रीय पार्टी ने बढ़ाया है, लेकिन कुछ नीचे आंशिक परिवर्तन जैसे प्रदेश की कार्य समिति में हुआ है, ऐसे क्षेत्र में जिलों में हम लोग परिवर्तन करेंगे। और हमारे पास संभवतः जुलाई माह का समय है, तो जुलाई माह में हम इस ओर आगे बढ़ेंगे। और वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी में मुझ जैसा साधारण आदमी अध्यक्ष बन सकता है, बीजेपी में आम आदमी भी अध्यक्ष बन सकता है। साधारण परिवार से आए मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान सीएम बन सकते हैं। तमाम बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ये अगर मुख्यमंत्री बनते हैं साधारण परिवार से आकर, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। बिहार में राज करने वाले आरजेडी में सिर्फ लालू का परिवार ही आगे आ सकता है, बाकी सब झाल बजाओ। टीएमसी में ममता और उनका भतीजा ही आगे आ सकता है, बाकी सब झाल बजाओ। समाजवादी पार्टी में अखिलेश और डिंपल पति पत्नी, चाचे को भी नहीं रखा, यही सिर्फ रह सकते हैं, बाकी सब झाल बजाओ। और सुनो, कांग्रेस पार्टी भी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये भी परिवार की पार्टी हो गई। मां सोनिया, बेटा राहुल, बेटी प्रियंका, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, पेरोल पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर। ये पेरोल पर कॉन्ट्रैक्ट पर है, ये कॉन्ट्रैक्ट लो, पसंद आया तो करो, नहीं तो जाओ। और अब खबर गोरखपुर से है। प्रधानमंत्री मोदी का 7 जुलाई को गोरखपुर और कुशीनगर का दौरा प्रस्तावित है। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। गीता प्रेस के 100 साल के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे में शिव महापुराण की एक किताब का विमोचन भी किया जाएगा और साथ ही लीला चित्र मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जो चित्र लगाए गए हैं उसका अवलोकन भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। गीता प्रेस के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को देने की घोषणा हुई है। पुरस्कार की घोषणा के बाद सियासत भी देखने को मिली थी। गांधी शांति पुरस्कार के ऐलान के बाद पीएम मोदी गोरखपुर की गीता प्रेस 7 जुलाई को पहुंचेंगे। वहीं कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला भी पीएम मोदी रखेंगे। हम लोग बहुत उत्साहित हैं कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि मीडिया के द्वारा एवं अन्य सूत्रों के द्वारा ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी का 7 तारीख का कार्यक्रम निश्चित होना चाहिए। इस रूप में ही हम लोग इस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अधिकारीगण भी बराबर मीटिंग कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि 7 तारीख का कार्यक्रम प्रधानमंत्री महोदय का गीता प्रेस में होगा। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान प्रधानमंत्री गीता प्रेस आएंगे और इसके शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और यहां पे एक शिव पुराण का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री यहां पे जो लीला चित्र मंदिर है उसमें जाएंगे, वहां घूमेंगे। भगवान श्री कृष्ण की तरह तरह की लीलाओं के वहां पे कई हजार चित्र रखे हुए हैं, उसका अवलोकन करने के बाद फिर प्रधानमंत्री यहां से रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाएंगे।
अखिलेश पांडे के साथ राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। तो 7 जुलाई को पीएम मोदी गोरखपुर आ रहे हैं और पीएम मोदी गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी गोरखपुर को वंदे भारत ट्रेन की एक बड़ी सौगात भी देंगे। गोरखपुर को पहली वंदे भारत 7 जुलाई को मिल सकती है। 8 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई से गोरखपुर के लिए रवाना हो गई है। गोरखपुर जंक्शन यार्ड में शुक्रवार शाम पहुंचने की इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। रविवार और सोमवार को ट्रेन का स्पीड ट्रायल हो सकता है। इसे लेकर पूर्वोत्तर रेलवे और गोरखपुर वासियों में खासा उत्साह है। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम योगी ने प्रयागराज के लूकरगंज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने फ्लैट्स का लोकार्पण किया। माफिया से नजूल भूमि कब्जा मुक्त करवाकर उस पर गरीबों के लिए फ्लैट निर्माण करवाया गया। 1731 वर्ग मीटर जमीन पर 76 फ्लैट बनाए गए हैं। 26 दिसंबर 2021 को यहां पर सीएम योगी ने भूमि पूजन किया था, शिलान्यास किया गया था। आज गरीबों को आशियाना मिल गया। जिन लोगों को घर मिला है उनकी खुशी देखते ही बन रही है। सभी लोग सीएम योगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि हमें 36 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला। अगर माफिया होता तो 1 रुपए का निवेश नहीं आता। अब माफिया लोगों पर अत्याचार नहीं कर सकता। यूपी में माफिया पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप के वाले डाल देते हैं, अपने यहाँ डाल देते हैं, वीरेंद्र विजय ने। गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक महत्व है और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। विकास के जिन नए प्रतिमानों को स्थापित कर रहे हैं वह आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा, एक और विकास और समय के अनुरूप अपने आप को विकास की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ना और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान। दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज की धरती पर स्थापित किया। प्रयागराज में आज भी महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। कनान का विमानन शास्त्र आज भी एक नई प्रेरणा बना हुआ है और इसके लिए हम लोगों को एक बार फिर से फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग क्लब के माध्यम से इस दिशा में आगे और क्या अनुसंधान इस क्षेत्र में हो सकते हैं। इस और वहीं योगी सरकार ने आगरा से मथुरा तक हेलीकॉप्टर सेवा की मंजूरी दे दी है। ताज से लेकर गोवर्धन पर्वत तक के दर्शन श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। आगरा में इनर रिंग रोड किनारे आत्मापुर मद्रा में हेलीपैड बिल्डिंग तैयार है, जबकि दूसरा हेलीपैड गोवर्धन में बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि साल 2019 में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। हेलीकॉप्टर से हवाई भ्रमण के लिए पिछले 6 महीने से पर्यटन विभाग कोशिश में लगा हुआ था। दरअसल 4 साल से हवाई दर्शन का मामला भी लटका हुआ था। अब इस बड़ी योजना पर यूपी कैबिनेट की मुहर लग गई है। हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए 5 कंपनियों ने टेंडर भी डाले थे। इसमें से एक कंपनी ने तमाम शर्तें भी पूरी की। सरकार पीपीपी मॉडल पर इसका संचालन करेगी। ताजमहल के हवाई दर्शन आगरा आने वाले देशी विदेशी तमाम जो लाखों पर्यटक हैं वो आसानी से कर सकते हैं, जिनके लिए वो आकर्षण का केंद्र होगा। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बड़ी खुशी है और आज से काम जल्दी चालू हुई तो अच्छा ही रहेगा, काम बढ़िया रहेगा तुम्हारा। पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा, सबको मिलेगा। अरे साहब, हम तो यूँ कह रहे हैं कि ये ऐसी चीजें बनाई हैं हमारे यहाँ सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण। ऐसी सरकार ऐसी चीजें बनाए तो हमारा भविष्य, हमारे बच्चों को, आने वालों को भविष्य बढ़िया बने।
आगरा के एतमादपुर मदरा में हेलीपैड तैयार हो चुका है। बाकायदा 2 हेलीपैड यहाँ बनाए गए हैं। तो अब जिस तरह से मंजूरी मिली है उससे हवाई दर्शन को पंख लगेंगे, यानी ताज का दीदार होगा, साथ ही मथुरा के गोवर्धन पर्वत का दीदार होगा, यानी पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल एक साथ देख सकेंगे जो आगरा आएंगे श्रद्धालु। तो एक हेलीपैड ये आगरा में बना हुआ है, तो दूसरा हेलीपैड वहाँ गोवर्धन में बन रहा है, मथुरा जनपद में। तो आगरा में इनर रिंग रोड के किनारे एतमादपुर मदरा में इसी स्थान पर 5 करोड़ की लागत से ये हेलीपैड बना है जो आप देख सक रहे हैं। इसके अलावा 2019 में इसका शिलान्यास हुआ था। दूसरा हेलीपैड गोवर्धन में तैयार हो रहा है। हेलीकॉप्टर से हवाई भ्रमण के लिए पिछले 6 माह से पर्यटन विभाग कोशिश में जुटा था। 4 साल से हवाई दर्शन का जो ख्वाब है ये लटका हुआ था। हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए अगर बात करें तो 5 कंपनियों ने टेंडर डाले थे, जिनमें एक कंपनी ने अर्हताएं पूरी की। सरकार पीपी मॉडल पर इसका संचालन करेगी और इसके प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ताजमहल के हवाई दर्शन के साथ साथ जो आगरा में लाखों पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनका एक बड़ा सपना सच होगा, क्योंकि अब वह पर्यटन के साथ साथ धार्मिक नगरी मथुरा में भी तमाम जो स्थल हैं उसका दीदार कर सकेंगे। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा में एक लड़के ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके हिंदू युवती को झांसे में लिया और फिर उसे बहला फुसलाकर हापुड़ लेकर आया, जहां पर आरोपी जुबेर ने लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी लड़के को अरेस्ट कर लिया है। दिनांक 28 जून 2023 को थाना 24 को एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा सूचना मिली कि एक महिला का मोबाइल लूटा गया है और जब महिला लुटेरों का पीछा कर रही थी उन्हें कुछ चोटें भी आ गई, जिसके लिए उन्हें एएसआई से अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत ही पूरे एरिया की नाकाबंदी करी और बात आधे घंटे में ही हमारी टीम ने दोनों लुटेरे, जिनका नाम सूरज और कुलदीप, उन दोनों को भी तुरंत पकड़ा और मोबाइल। उधर लखनऊ में पुलिस ने गैंगरेप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी आसिफ, हलीम और इरफान ने एक नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद से ही ये तीनों फरार थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और संत कबीर नगर में नदी में एक लड़के का शव तैरता हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक एक दिन पहले घर से मछली पकड़ने के लिए निकला था, जिसके बाद उसका शव बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस जांच पड़ताल में भी जुट गई है। फिर कहां जाएंगे हमारे को गारंटी नहीं है। सही दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हम यहाँ से फिर उधर मुजफ्फरनगर में एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल वालों को बेहोश कर लाखों की चोरी कर फरार हो गई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल गांव समौली के रहने वाले विकास की शादी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली गौरी से 26 जून को हुई थी। ससुराल आने के बाद दुल्हन ने चाय में नशीली दवा मिलाकर ससुराल वालों को पिला दिया। लाखों का सामान लेकर चंपत हो गई। पुलिस अब दुल्हन की तलाश कर रही है। ये 26 जून को थाना रतनपुरी क्षेत्र में एक शादी हुई थी गौरी नाम की लड़की की, जो उत्तराखंड की रहने वाली हैं। और शादी के बाद से ही वो जो है जो अपना स्त्री धन या जो ससुराल के कुछ कैश था या ज्वेलरी थी उसे लेके कहीं चली गई हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया और वैधानिक कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने 1 करोड़ की अफीम के साथ 3 तस्करों को अरेस्ट कर लिया है और इन तस्करों के पास से पुलिस ने 1 किलो अफीम और बाइक भी बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि ये तीनों तस्कर सस्ते दामों में अफीम खरीदकर बदायूं शाहजहांपुर के ढाबे पर सप्लाई कर दिया करते थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है। जनपद में अवैध मादक पदार्थों का
व्यापार करने वाले अपराधियों के विरुद्ध अभियान प्रचलित है। इसी क्रम में थाना जयतीपुर पुलिस द्वारा 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 1 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। साथ ही इनसे 3 मोबाइल फ़ोन और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि अफीम में अल्लाहगंज के नीरज गुप्ता से लेकर आए थे और घूमते फिरते दातागंज बदायूं में जाकर बेचने की फिराक में थे। इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का पता किया जा रहा है। इनके पूरे नेटवर्क का पता लगाकर सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके 6 पार्टनर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल मारुति कार, तमंचा और कारतूस बरामद की है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बिजौरा में 25 जून को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में परिजनों ने रुपए के लेन देन को लेकर उसके ही पार्टनर्स पर दावत के बहाने बुलाकर हत्या करने का आरोप लगाया था। 25 जून को रात्रि लगभग 9 बजे हरिकांत यादव नाम के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या थाना मुबारकपुर क्षेत्र में कर दी गई थी। इस प्रकरण में 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी गई है। वह घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार व घटना में प्रयुक्त तमंचे की बरामदगी की गई है। ये सभी लोग साथ में मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करते थे। वह दलाली के पैसे को लेकर आपस में विवाद हुआ और इसी विवाद के चलते हरिकांत यादव को इन लोगों ने शराब का सेवन कराया व इसको 6 लेन के पास ले गए व वहां पर इसे गोली मार दी। और वहीं आजमगढ़ में युवती के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। युवती को अकेला देखकर तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। दुष्कर्म के बाद तीनों लड़की को छोड़कर वहां से फरार हो गए थे। दिनांक 26 को शाम को शौच के लिए जा रही थी। उसको 3 लोगों ने जबरन रोककर और एक नाले में ले जाकर उसके साथ बारी बारी दुष्कर्म किया। इसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और 2 अभियुक्तों की, दीनानाथ और विनय, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। एक अभियुक्त शेष है, उसकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी कर ली जाएगी। विवेचना लगातार जारी है और सारे प्रयास करके इनको सजा दिलाई जाएगी। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ खबर दमदार में फिलहाल के लिए इतना ही। और चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ये है